ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के आह्वान पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 126वां जयंती समारोह 14 मई 2017 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर फेडरेशन द्वारा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में समूचे भारतवर्ष से महासंघ के सदस्य, कर्मचारी तथा सामाजिक संगठन बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर समय समय पर उनकी सुरक्षा के लिए संगठनात्मक आंदोलन की दिशा तय करने की दृष्टि से आयोजित इस सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रतिनिधियों से खचाखच भरे इस सम्मेलन में देश के कोने कोने से लोग शामिल हुए। सम्मेलन के आरंभ में आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया। सम्मेलन में प्रतिष्ठित राजनेताओं और विभिन्न आयोग तथा समितियों के सदस्यों के साथ साथ मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। हुआ है कि ये अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन किस लिए बुलाया गया। आज आप देख रहे हैं कि तालकटोरा स्टेडियम, अठावले साहब अगर पूरे चारों तरफ नजर डालें तो पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ आपके सम्मान में। कोई कुर्सी खाली नहीं नजर आ रही है, बैठने की जगह नहीं है। तालकटोरा में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हम भी अटेंड करते हैं। अगर ये बीच की कुर्सी भर जाती है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मित्रों, ये बात सही है। देश का ऐसा कौन सा कोना नहीं है जहां से लोग ना आए हों। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कौन सा स्टेट है जहां सभी जगह के लोग हैं। पंजाब, अरे मेरा मतलब सभी जगह के लोग हैं। पूरे दिल्ली के लोग भी हैं, गुवाहाटी से भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, वेस्ट बंगाल के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। महाराष्ट्र के कहने नाम नहीं लिया, मेरा मतलब है देश के कोने कोने से आज यहाँ पर बिरादरी की SC/ST समाज की जमात बैठी हुई है। ये बात सही है। ये बात सही है। किस लिए बुलाया गया आपको, किस लिए इन माननीय अतिथियों को बुलाया गया। कुछ अतिथि बहुत जल्दी में हैं, लेकिन मैं निवेदन उनसे करता हूं कि ऐसा समागम 2013 में हुआ था और 2013 के बाद अब 2017 में हो रहा है। तो मैं 5 मिनट की आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूं कि आखिर ये इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों किया गया, जिसमें दुनिया भर के लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है, जिसमें हरदेव शाह साहब, चौधरी साहब अमेरिका से आए हैं, लंदन से आए हैं, कई कंट्रीज के लोग यहाँ बीच में मौजूद हैं। अभी हमारे सरकार के मंत्री, हमारे अठावले साहब, हमारे और आयोग के चेयरमैन, काफी बड़ी हस्ती आज मौजूद यहाँ पर हैं। मैं माननीय मंत्री जी को आप सबके बिहाफ पर एक ज्ञापन दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने फॉरवर्डिंग के साथ में, रिकमेंडेशन के साथ में आपकी मांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को सबमिट करेंगे। क्या आप मुझे अप्रूव करते हैं। रेस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी साहब, Honorable Prime Minister of India, Honorable Sir, All India Federation of SC/ST Organizations had organized International Dalit Conference on 24/2/2013 at Talkatora Indoor Stadium, New Delhi. More than 10,000 delegates from India and abroad had participated in that conference. The problems of the SC/ST community were discussed in the conference. A number of resolutions were passed by the House unanimously and submitted to the Government of India for redress. On 14th May 2017, which today, the second International Conference had been organized, which had been attended by a number of union ministers, Chairman Parliamentary Committee on the Welfare of SC/ST,
Chairman National Commission for Scheduled Tribes, Chairman Samaj Karmachari Ayog, various members of the Parliament and foreign dignitaries. Your good self also sent your message for the success of the International Conference to our Honorable Minister Ramchandra Das Athawale ji and to the Confederation also. More than 10,000 delegates have participated in this conference and the following resolutions have been passed in the presence of the international communities working for the cause of the upliftment of SC/ST communities. Resolution number 1, अगर आप पास करें तो हाथ उठाइएगा. To control the atrocities upon the SC/ST communities, the SC/ST Atrocity Act should be amended once more and should be made more effective. It is an established fact that the atrocities with the SC/ST communities are being committed on large scale in India. The Una Gujarat incident, Palwal Haryana incident, Dankor UP incident, Saharanpur UP incident are the working examples of the atrocities committed with the SC/ST communities. Honorable Kolkata High Court Justice C.S. Kannan is being victimized for raising the voice against the corruption. The culprits should be sent to jail, instant action should be taken against these culprits, and justice should be restored with the victims. To control the atrocities upon SC/ST communities, the SC/ST Atrocity Act once again should be amended and it should be implemented in that respect. आप एग्री करते हैं? Do you agree? Number 2, government should amend the constitution for placing the impact of the Supreme Court judgment dated 27/2012. Reservation of SC/ST communities should be restored in the promotion and Pune Pact should be implemented in that respect. Okay, agree? रिजर्वेशन प्रमोशन बहाल किया जाना चाहिए. तीसरा मुद्दा है रिजर्वेशन एक्ट को तत्काल प्रभाव से बनाया जाना चाहिए और इसको 9वीं सूची में डाला जाना चाहिए. एग्री? क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मुझे आदेश हुआ कि मैं जल्दी बोलूं. रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में, जुडिशरी में, आर्मी में, हर एजुकेशन में भी बहाल किया जाना चाहिए. एग्री? इसके बाद में रिजर्वेशन को हमारी वर्तमान आबादी के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए. एग्री? इसके बाद में फ्री एंड कंपल्सरी एंड इक्वल पॉलिसी, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को SC प्लान और ट्रस्ट प्लान जो पैसा हमारा बनता है उस पैसे से तहसील के स्तर पर 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक का बनाया जाए और हमारे गरीब गांव के बच्चों को, क्योंकि ये इंटरनेशनल दलित कॉन्फ्रेंस गांव के उन गरीब लोगों के लिए डेडिकेटेड की जाती है जो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं. इज्जत क्या होती है वो जानते नहीं है. ये कॉन्फ्रेंस आज उनको डेडिकेटेड की जा रही है. आप सहमत हैं इस बात से? वहाँ रोटी जानी चाहिए, वहाँ एजुकेशन जानी चाहिए. कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सब सहमत हैं. इसके बाद में नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स की रिकमेंडेशंस को मैंडेटरी बनाया जाना चाहिए और अमेरिका का सिद्धांत पर प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को भारत में लागू करके रोजगार के सभी अवसरों में हमारी संख्या के अनुपात में हमें रोजगार मिलने चाहिए और हमारी जो बैकलॉग की वैकेंसी पड़ी है उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाना चाहिए और देश में खाली पड़ी बंजर जमीन को उपजाऊ बना करके सरकार को SC/ST समाज में उसका वितरण किया जाना चाहिए. ये मुद्दे आपके सामने रखे गए हैं. क्या आप लोग इनसे सहमत हैं? ये माननीय मंत्री जी को, ठाकरे जी को आपके बिहार पर दिए जा रहे हैं और हमेशा वो आपकी आवाज को समाज को उठाते हैं. मैं उनके रात के बीच में आते हुए माननीय मंत्री जी को इनवाइट कर रहा हूं कि वो आएंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे. जय भीम, जय भारत. द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दलित परिषद में फेडरेशन ने सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा. अतिथियों ने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष का हवाला देते हुए सम्मेलन को संबोधित किया. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो आखिरी सार्वजनिक सभा थी आगरा में, वहां दिया हुआ भाषण मुझे याद आता. उन्होंने जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको दायित्व का बोध कराया था कि समाज का प्रतिनिधि के रूप में आप हैं. केवल नौकरी पाने के बाद या अपनी पोजीशन पाने के बाद समाज के आधार पर केवल बच्चों तक सीमित, परिवार तक सीमित अपने दायित्व को न रखें, ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन को न रखें, बल्कि समाज के लिए जो आपका दायित्व है उसको भी ध्यान में रखें. जो KP चौधरी साहब जो कार्यक्रम करते हैं मुझे वो याद दिलाता है. और ये कर्मचारी, अधिकारी,
मुद्दों को तो जरूर उठाते हैं, हम जानते हैं इसका अच्छी तरह से, रिजर्वेशन एक्ट के बारे में, रिजर्वेशन प्रमोशन के बारे में, लेकिन जो समाज से सीधा जुड़ा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है, उसके लिए विशेष प्रयास होने चाहिए। और विशेष प्रयास में जो महासंघ की तरफ से भी बराबर ये मुद्दे उठाते रहे हैं, वो शेड्यूल का सब प्लान के बारे में सही पैसा खर्च हो, सही योजना पर खर्च हो और उसको रेगुलेट करने के लिए उसके लिए कानून बने, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, ये भी मुद्दा निरंतर ये उठाते रहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां अब है नहीं, जो सरकारी संस्थान के वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को केवल प्राइवेट सेक्टर ना समझा जाए, क्योंकि पूरा पैसा जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो सरकारी हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं, उन्हीं का पूरा पैसा लगा होता है, बैंकों का पैसा लगा होता है। तो इसलिए वहां पर रिजर्वेशन होना चाहिए, वो मुद्दा आप उठाते हैं। रिजर्वेशन इन जुडिशरी, वो मुद्दा निरंतर उठाया जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं रोजाना जब जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमें लगता है कि अगर हमारा आवाज वहां पर कहने वाले, हमारी आवाज उठाने वाले, हमारी बात कहने वाला अगर कोई व्यक्ति होता तो शायद ये जजमेंट ना आता। तो इसीलिए हम लोगों की मांग हमेशा ही रही है कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहेब के समय नमन करते हुए मंच पर आसीन मैं आप सबको सबसे पहले धन्यवाद करता हूं दिल से कि इतनी भारी संख्या में देश विदेश से आकर के आपने इस प्रोग्राम को सफल बनाया, तो अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां। आज हम इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब के 126वें जन्म दिवस पर। उनकी जिस ताकत के बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उसको याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, आप लोगों के बीच में रखने के लिए और उनके दिए हुए अधिकारों के तहत अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ज्ञापन के उत्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने अपने संबोधन में कहा, मैं तालकटोरा स्टेडियम में आया हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का संदेश आपको देने के लिए। मैं तालकटोरा स्टेडियम में आया हूँ आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जी का संदेश देने के लिए। मैं जा रहा हूँ दलितों के दुश्मनों का बदला लेने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ मेरे भीम का कारवा आगे चलाने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ मेरे भीम का कारवा आगे चलाने के लिए। मैं जा रहा हूँ भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ आपके अखिल भारतीय महासंघ को शक्ति देने के लिए। मैं जा रहा हूँ दलितों को मुक्ति देने के लिए। तो हम सब लोग मिलकर आज जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करने के लिए 125वीं जयंती बाबा साहब अम्बेडकर जी की मनाई गई सारी दुनिया में। बहुत सारे नेता है, लेकिन मेरा एक ही नेता ऐसा है कि जिनकी जन्म जयंती पूरे दुनिया भर में मनाई जाती है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, ताइवान में, श्रीलंका में, भारत के कोने कोने में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। और दुनिया में एक ही महामानव ऐसा है जिनके स्टैचू, जिनके पुतले, सबसे ज्यादा पुतले हैं स्टैचू बाबा साहब के, गांव गांव में, गली गली में, घर घर में। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान बहुत बड़ा रहा। जिंदगी भर बाबा साहब अम्बेडकर जी संघर्ष करते रहे दलितों के मुक्ति के लिए, भारत को जोड़ने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज आने वाले थे, लेकिन उन्होंने संदेश भेजा है कि मैं ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है।
और मुझे संदेश आया है कि मतलब यहाँ जो भी आपकी समस्या है, आपका मेमोरेंडम है, वो लेकर मुझे दे दीजिए और मेमोरेंडम में जो भी आपकी डिमांड है, मांग है, उनको पूरा करने का काम में नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। मौलाना मदनी ने अपने वक्तव्य में कहा, हकीकत यह है कि फिरका परस्ती और समाज में ऊंच नीच की बीमारी और मर्द अपने अंदर आज से नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों साल से रखता है। मुल्क की आजादी से पहले भी मुल्क की जनता इस मुसीबत का शिकार थी और मैं अगर आज ये कहता हूं कि आज फिरका परस्ती पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है, तो मेरे इस कहने में कोई मुबालगा नहीं होगा। आज इस मुल्क में जब मुल्क आजाद है और हम सब लोगों को वोट देने का हक है, इसके बावजूद भी आज कहीं ये आवाज उठती है और ताकतवर शक्तिशाली लोगों की जबान से आवाज आती है कि दलित समाज को रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाए, तो दूसरी तरफ ये आवाज भी आती है कि मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज को घर वापस लाया जाए। इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर आज फिरका परस्ती का विचार और ज़हनियत जितना ताकतवर है, आज से पहले इतना ताकतवर नहीं था। और मुल्क के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो लोग जो इख्तियार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो फिरका परस्त ज़हनियत की न गर्दन में फंदा डाल सकते हैं और न उनके हाथों में हथकड़ी डाल सकते हैं। वो जो जी चाहते हैं कहते हैं। ऐसा लगता है कि उन कहने वालों ने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया है। मैं ये समझता हूँ हमारी लड़ाई किसी हुकूमत पर बैठी हुई पार्टी से नहीं है। हमारी असल लड़ाई, हमारी और आपकी असल लड़ाई उस विचार और ज़हनियत से है जो ज़हनियत इस मुल्क के अंदर अपने सिवा किसी दूसरे को इज्जत और आबरू के साथ जीने का हक नहीं देती है। आज बाबा साहब की जन्म जयंती मनाते मनाते 1 महीने से ज्यादा हो गया। पूरे देश में जन्म जयंती मनाई जाती है। अप्रैल का महीना थोड़ा बढ़ जाता है, अब मई में भी जयंती मनाई जाती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बाबा साहब एक अकेले ऐसे नेता थे, समाज सुधारक थे, दृष्टा थे, जिन्होंने इस देश में हर व्यक्ति के लिए काम किया, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो और किसी भी लिंग का हो, यानी कि हम महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया। आज इसी कारण मैं आपकी सभा में उपस्थित हूँ और अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सदुपयोग करते हुए अपनी बात आपके समक्ष रख पा रही हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष किया था, अपमान सहा था और उस अपमान और संघर्ष के बाद जो नतीजा निकला, उसके रूप में आज हम सब लोग इस देश में जातियों में बटे हुए लोग, संप्रदायों में बटे हुए लोग, धर्म के आधार पर एक दूसरे अलग अलग होने के बावजूद भी हम एकजुट हैं। यूं तो बाबा साहब एक जाति विहीन समाज चाहते थे, एक ऐसा समाज जिसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा न हो, और जाति विहीन समाज एक ऐसा हो जिसमें हर व्यक्ति के समानता के अधिकारों का एक अवधारणा की गई थी। हर व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है समान अवसर का अधिकार, समानता का अधिकार और यूं कहिए जीवन जीने का अधिकार। आज उसी जीवन जीने के अधिकार को हम चाहते हैं इस देश के हर व्यक्ति तक वो अधिकार पहुंचे। With my tributes to Dr. B.R. Ambedkar, honorable dignitaries
and audience, I congratulate all of you to organize such a beautiful and attractive program. I have been limited by time, so I want to add a few points to your memorandum. First thing is, there is no law against caste in India. People have enacted, Parliament has enacted law against casteism, against untouchability. But there is no law against caste. It should be enacted immediately. Otherwise, the future of this country will be destroyed by the casteist people. Law against caste. My second resolution is that we should ensure loyal and accessible representation. Why our bill regarding reservation is damaged in Parliament? It happens because our representatives are on the mercy of the general electorate in reserve constituencies. They think that if we do not care about the general voters, our voters will not be able to send to Parliament. डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे सभी दलित और शोषित पीड़ित 80% लोगों के लिए पूरा जीवन न्यौछावर किया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पूरी जिंदगी हमारे लिए लड़े थे, हमारे अधिकार के लिए लड़े थे। आज हमें जो अधिकार मिले हैं, आज हमें जो इज्जत मिली है, वो उनके बदौलत है। मैं इनके लिए एक शेयर करना चाहूँगा। वो निकले थे अकेले जानिबे मंजिल पर। वो निकले थे अकेले जानिबे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता है। तो आज उनकी बदौलत हम आज एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आज चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्रशासनिक पद पर हो, राजनीतिक क्षेत्र पर हो या सामाजिक क्षेत्र में, अगर संविधान में वो अगर प्रावधान नहीं रखे होते तो शायद आज हमें वो सम्मान नहीं मिला होता। और इसलिए जब देश आजाद हुआ और उन्होंने जो भारत का संविधान जब बनाया उन्होंने विशेष तौर पर संविधान में जो प्रावधान SC ST के लिए, हमारे समाज के लिए जो विभिन्न प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से उनका समुचित विकास कैसे हो सके, उस दृष्टि में संविधान में उन्होंने कई प्रावधान लाए। और इसी के तहत ही कि जो कुछ भी प्रावधान तो किए हैं सरकारों के द्वारा, और उनके प्रावधानों को और उनके अधिकारों की कैसी रक्षा की जाए, हमारे दलित, हमारे ST भाइयों के लिए, और उसके लिए उन्होंने संवैधानिक पद का भी निर्माण कराया, जिसको हम अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। और ये संस्था इतनी पावरफुल है कि बहुत सारे लोगों को देश में इसकी जानकारी ही नहीं। राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता शरद यादव ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा छेड़े गए संघर्ष की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखे। एक दौर था गुलामी का, एक दौर था राजा रानी बादशाह सामंत लोग राज करते थे। उस दौर की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि वो दौर तो निकल गया, लेकिन हिंदुस्तान में अनवरत संग्राम करने के बाद संविधान बना, और उस संविधान बनने के बाद हम सब लोगों के हाथ में जो बहुसंख्यक लोग हैं, शूद्र है अतिशूद्र है,
आदिवासी, हमारे पास 80%, 70 बरस ये खिसक गए, हाथ से निकल गए। आपके बीच में आने का मेरा मकसद यही है। 70 बरस हमारे पास संविधान बनाने वालों ने और उस संविधान को बनाने का काम जो सबसे बड़े हमारे संघर्ष थे, बाबा साहब ने हमारे हाथ में बड़ा सामर्थ्य और ताकत दी। ये जो हाथ में हमारे बैलेट पेपर है, ये 80% है, लेकिन हिंदुस्तान के हजारों बरस से जो सदियों से जात व्यवस्था है और उसको चलाने वाले लोगों ने हमको जो जात पकड़ाई है, उसके चलते हम लोगों को बीच में बिखरा हुआ है। खंड खंड समाज है और ये खंड खंड समाज से सवाल है कि इतने बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद, और हमारे लोग बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि हमारी संख्या ही हमारी ताकत है। ये जो हमारे हाथ में बैलेट पेपर है, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जो अनवरत संघर्ष बाबा साहब का था, तो समूचे समाज में, मैं यकीन के साथ मानता हूं कि दलित जो है, समूचे भारतीय समाज में जो कमजोर तबका है, जो बहुजन है, उसको जमा हुआ, लेकिन बिखरा हुआ। क्या है आज ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वहां हालात जो है, सहारनपुर क्या हुआ, आंध्रा की यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला, क्या हुआ ऊना में, हम आगे कितने बड़े हैं इसको पहचानने की जरूरत है। कितना देश बदला है ये समझने की जरूरत है। अभी बांसवाड़ा में हरियाणा का अम्बाला पूरे देश में एक और था जब अंग्रेजों का राज था। बाबा साहब जिंदगी भर, जब नाम मैं बाबा साहब का लेता हूं, तो हिंदुस्तान में संकल्प की, अनवरत संघर्ष की, और जाते जाते हमारे हाथ में हक और हकूक का हथियार दे करके, और जाते जाते उन्होंने कहा, जो पिछड़े वर्ग के लोग यहां, उनसे मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 80% संख्या आपकी है, लेकिन शर्त है कि बाबा साहब ने इशारा किया था, इससे बड़ा आपको राह और रास्ता बताने का काम किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा गुरु महात्मा फुले। क्या मतलब है इसका? जो पिछड़े लोग हैं, जो मान रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, शूद्र अतिशूद्र है, ये इशारा क्या मायने करता? वो जाते जाते कई संघर्ष अनवरत, किसी दौर में किसी जगह नहीं रुके, संविधान के साथ। और संविधान की शक्ल देखना तो हाथ में ये बैलेट पेपर जो है, बटन दबाना यही है। संविधान का यही इंजन है। ये इंजन को हमने ठीक से इस्तेमाल किया होता, और जो बैकवर्ड क्लास के पिछड़े लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब की उदारता का एक बड़ा राह रास्ता दिखाया था। उन्होंने किसी दूसरे को गुरु नहीं कहा, उन्होंने महात्मा फुले को गुरु कहा। क्या मतलब है इस बात का? उनकी ललकार थी कि शूद्र अतिशूद्र एक हो जाओ, यही उनका इशारा, यही उनकी।
अरे आपके हाथ में तो आज बिजली के तार से ही वोट डालते हो, ये बटन जो है यानी आप इकट्ठे हो जाओ। आपसे भी कह रहा हूं, पूरे देश भर में घूम करके फिर से एक बार मंडप मैंने लगाया था और फिर देश भर में घूम रहा हूं कि दलित और पिछड़ा एक होना चाहिए। आदिवासी उससे ज्यादा दुखी है, हिंदुस्तान का सबसे मूलवासी सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा लुटा हुआ। उसके इलाके में जाना है, उसके ऊपर जुर्म और अन्याय हो रहा है, उसको बदलना है। वो बदलना भी है, उसको गिराना भी है, लेकिन राज पर कब्जा भी करना है। कि आज ये दलित समाज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से पढ़ा लिखा समाज आया है। यही समाज इस समाज को दिशा देगा। आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय केपी चौधरी और उनके टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि केपी चौधरी जी ने इस देश में पढ़े लिखे लोगों का जो एक संगठन बना करके उनके उस विभाग की तमाम समस्याओं को लेकर के जिस तरह से चलते हैं, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। केपी चौधरी इस समाज के शेर हैं, केपी चौधरी इस समाज के शेर हैं। मैं ऐसे शेर को आज इस मंच के माध्यम से अपनी तमाम ढेर शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूं। भीख मांगने की बजाय देने की जो परंपरा देख रहा हूं, इससे मुझे कुछ लग रहा है कि मेरे समाज में कुछ परिवर्तन आए। अनुसूचित जाति और जनजाति का जो स्पेशल प्लान था वो खत्म होने जा रहा है, उसका बजट खत्म होने जा रहा है। अरे क्यों नहीं भारत की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे 125वें वर्ष में बड़ी बड़ी समारोह मनाने वाले हो। देश की पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी है। 15वीं लोकसभा में राज्यसभा ने बिल पास किया था कि एससी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दो। ये तुम थे जो लोकसभा में पीछे हटे थे। वो बिल पार्लियामेंट में है, देश की लोकसभा में है, यूपीए सरकार ने पास किया था। आप जब पीछे हटे लोकसभा में, लाइए उस बिल को, बहुमत आपका है, हम समर्थन देने को तैयार है। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को लाना चाहते हो, अरे आते ही हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा लोग अक्सर कहते हैं, सब लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे हम तिरंगे की कसम खाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा नहीं है। हिंदुस्तान का झंडा चौरंग है, 4 रंग है, लेकिन 4 रंग में वो चौथा रंग, जैसे हिंदुस्तान में आप सबकी कोई विसाख नहीं होती है एक समय, कोई नीले रंग को कोई पूछता नहीं है। अगर बताइए भारत के वंश में झंडे में वो बीच में वो नीला चक्र न होता तो भारत में न्याय और जस्टिस की कोई कल्पना कर पाता। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज इसी सोशल जस्टिस पर हमला हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, We are celebrating the Ambedkar Jayanti. It is wonderful because we have got only one icon in this world, that is Bhim Rao. Whatever we gained in our life, it is because of Ambedkar. He made great contribution. He made great contribution to this country by drafting the Constitution. But for us, he gave us confidence. He gave us whatever which is precious for us. That is why we are standing before the world. Otherwise, we would have been still slaves. We will be still very, very unimportant figure in this country. That is why we worship and till eternity we will worship Dr. Ambedkar. Many speakers have spoken very many subjects. I don't want to enter into any subjects on this occasion.
time is also, we are so much time have been spent. But some learned speakers said that there is no law for the abolition of caste in this country. Ambedkar tried his best for abolition of caste. You must have, many of you must have read a speech which he prepared to deliver in Punjab. The organizers of the meeting said that he has to remove some of the portions in his speech. But he said, no, I will not remove not a single word from my speech. And that speech is published in the form of a booklet and Annihilation of Caste. I am sure that many of you must have read the Annihilation of Caste. Caste is a degraded thing. Many people wanted to justify caste on the basis of division of labor, but it is not division of labor or anything. It is a graded inequality in the society. And this casteism will continue in the society unless there is complete equality. Dr. Ambedkar, while presenting the Constitution, he said, today we have achieved political democracy. That means one man, one vote, one value. But the social democracy we are not reached. We have to reach social democracy. Then only India will be free. Otherwise, the social democracy, if we don't reach the people who are denied this equality, will blow up the very structure of our constitution. That is the prophetic word of Dr. Ambedkar. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एसएसटी ऑर्गेनाइजेशंस के विभिन्न नेताओं ने भी इस सम्मेलन में अपने विचार रखे। ये बाबा साहब के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद भारत लौटे थे। आज 100 साल पूरे हो रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पीएचडी की डिग्री को। ये एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए और एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक ऐसे समाज में जन्म लिया हो कि जिसके पीठ में झाड़ू बांधी गई हो, आगे हाड़ी बांधी गई हो, जिसको पढ़ने के लिए स्कूल में न जाने दिया गया हो, जिसको पानी के लिए पीने के लिए पानी न दिया गया हो, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी डिग्री हासिल की। बाबा साहब की अगर प्रेज करने लगे तो हमें कम से कम 2 या 3 जन्म चाहिए, क्योंकि एक जन्म में इतना काम कर गए कि हमें उनकी प्रेज करने में बहुत सा टाइम चाहिए। सो जो बाबा साहब ने किया, इतिहास सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोट पैंट या टाई कुछ पहनने के हम काबिल हुए या कुर्सी पे बैठने के काबिल हुए हैं तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। अगर वर्ल्ड में यूएन के पास ये हमारे जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, हमारे लीडर हैं, इनको भी आपको भी जय भी सभी को, और आपको सल्यूट। आप भी बहुत काम करते हैं, हर अपने अपने जगह के हम जिसको जहां चांस मिलता है वो करते हैं। यूएनओ के बाहर फोटो नहीं खींचने देते इंटरपोल वाले। बाबा साहब की बदौलत हम 2 बार अंदर गए, 2 बार। तो वहां पर अगर अंदर गए हम तो हमने 100 बार सल्यूट किया बाबा साहब को कि बाबा साहब आपकी बदौलत हम यूएनओ के अंदर आए हैं। बाबा साहब के बारे में तो जो वर्ल्ड इस बार बोल रहा है, वर्ल्ड के जो लीडर बोल रहे हैं, जैसे बराक ओबामा ने कहा था, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने, कि अगर हमारे कंट्री में होते तो हम उनको सूरज बोलते जो सभी को रोशनी देता है। और अपने सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया ने, बाबा साहब की एक कोटेशन वहां पर कोलंबिया ने जब हमें दी और हम गदगद हो गए। उन्होंने कहा था कि इन द सनशाइन आफ्टर 6 years नो कंट्री कैन स्टॉप इंडिया टू बिकमिंग द वर्ल्ड पावर। वो 70 साल के बाद, आज 60 साल के बाद होने लगा। कितने बड़े विद्वान थे बाबा साहब। 70 साल पहले ये बात बोल दी कि अपने जो इंडिया है वो 60-70 साल के बाद पावर बन जाएगा, कोई कंट्री उसको रोक नहीं सकता। लेकिन जो जात पात का जब तक खत्म नहीं होता
मेरा ख्याल नहीं, मेरे दिमाग में ये आइडिया बैठता नहीं है कि ये अभी बनेगा। वो बाबा साहब का भी सपना था कि जातपात खत्म होनी चाहिए। मैं डायरेक्टर पार्लियामेंट्री कमेटी एसएसटी वेलफेयर में। हमारी कमेटी में 30 एमपी होते हैं, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के होते हैं। हमारा बेसिक काम कमेटी का कि जितने सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, बैंक हैं, PSUs हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें एसएसटी का रिकमेंडेशन पूरा है या नहीं है। जैसे 15% SC का, 7.5 ST का, वो देखना हमारा प्रमुख कार्य है और कार्य के अलावा। तो हम कमेटी हर साल सभी सेट करती है, उसका एग्जामिनेशन करती है, मिनिस्ट्री को बुला के रिविजन लेती है और देश के विभिन्न हिस्सों में दौरा भी करती है ताकि हम स्थिति को जान सकें, स्थिति क्या पोजीशन है देश में। चीफ सेक्रेटरी से स्टेट की मीटिंग होती है हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। तो हमारा प्रमुख कार्य यही है एसएसटी का विकास कैसे हो, एम्प्लॉय के साथ साथ जो जनता है हमारे देश की एसएसटी डिप्रेस क्लास, उसके वेलफेयर को कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम कमेटी काम करती रहती है। तो मैं प्रमुख रूप से आज बाबा साहब अम्बेडकर के 125वीं जयंती में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। आयोजक को इतना अच्छा आयोजन किया। आज पूरे भारतवर्ष में जो इतने महत्वपूर्ण हॉल में हम आज यहां सभा कर रहे हैं, उसका क्रेडिट किसी को नहीं जाता, केवल एंड केवल बाबा साहब को जाता है। साथियों, हम बाबा साहब के सिपाही हैं। हम सब लोग बाबा साहब के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। सब जितने लोग यहां हैं वो अपने लेवल से समाज के काम में संघर्षरत हैं। मैं उन सभी जाबाज समाज के क्रांतिकारी वीरों को सैल्यूट करता हूं जो अपने लेवल से हमारे समाज को, अपने समाज को सींचने का काम कर रहे हैं। साथियों, हम सब लोग बहुत बातें यहां करके जाते हैं, डिस्कशन होता है, लेकिन जब हम यहां से निकलते हैं कहीं ना कहीं फिर हम जो गुमराह हो जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जब तक हम सब लोग मिलकर ये इरादा नहीं रखेंगे कि हम अपने आदमी को बढ़ा के चलेंगे, तब तक इस समाज में कहीं ना कहीं कुरीतियां होती रहेंगी। कि भीम साना में लगा सारे जहान में, अरे जीवन था लगाया उसने जन कल्याण में। एक मसीहा जन्मा था भारत महान में, और अप्रैल 14 सन 1891 में राम जी राव के घर में उस दिन खुशियां आई थी। इन गरीबों की भी होगी कत्ती मन की चाही थी, जाने से न छोड़ गी माँ भीमा बाई थी, और बड़े कष्टों से पाले हुआ मीरा बाई थी। बाबूजी मैं पढ़ूंगा दिया गला दाखला, ब्राह्मणों का सुनते ही हिला काफिला, विद्या वर्जित शूद्रों को दिया गिल्ला हाथला, और शर्तों के आधार पर फिर बिल्ला दाखिला। क्या शर्तें थी? किससे भी चीज का ना हाथ लावगा, पानी और ताक अपना घर तलावगा, सब तन्यारा बैठ कर न रोटी खावगा, और जंगले में का देख देख कर फटे जावगा। सारी शर्तें करनी थी मंजूर भीम ने, सबकी गफलत कर दी थी दूर भीम ने, अहम किया सबका चकनाचूर भीम ने, और हर हाल में पढ़ना था जरूर भीम ने। क्योंकि बाबा साहब का जो मूल मंत्र है वो एजुकेशन ही है। तो एजुकेशन हमें मिलेगी, तो हमने भी पंजाब में एजुकेशन पर ही काम कर रहे हैं। और मैं भारत के सभी जितने भी हम आए हैं लोग, सबको एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम सब जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो सरकार को कहें वो सख्ती से इंप्लीमेंट करें, और राइट टू एजुकेशन के बाद जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है और उसको भी ज्यादा सख्ती से इंप्लीमेंट करें। और पोस्ट मैट्रिक, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक वो स्कीम है जिसके कारण आपके बच्चे MBBS, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पायलट कुछ भी करना है वो फ्री कर सकते हैं। और पंजाब में हमने ऑर्डर कर रखे हैं, इसके लिए पैसे सीधे कॉलेज को जाएंगे, बच्चे फ्री पढ़ेंगे। और आज अच्छी बात है, पहले कुछ हजार बच्चे होते थे पंजाब में उस स्कीम में, आज 3,40,000 बच्चे हैं। उन्होंने ये जो भारत में और विश्व कहीं भी जातीय आधार पर जो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कास्ट लेवल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए उन्होंने जो महान अभियान चलाया, इतने लंबे समय के बाद समाज में एक व्यक्ति दूसरा उनके बराबर तैयार नहीं हो पाता। तो आप इतना ख्याल करिए कि उस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने इतना
बड़ा काम किया है, जितना योगदान दिया है, सारा भारत के दलितों को मुक्ति का और भारत का संविधान निर्माण किया है। आज का जो भारत का जो महान राष्ट्र में भारत आता है, विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र में भारत आता है, इस सभी देश अम्बेडकर का है। क्योंकि मुख्य बात जो यह है, हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है, उसको जगाने की जरूरत है। ये उपस्थिति इसलिए है कि आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक मैं अपील जरूर करना चाहूंगा, जो लोग यहाँ नहीं हैं वो आप लोगों के माध्यम से ये समाचार वहां पहुंचे। इस प्रकार का आयोजन हुआ था और आयोजन बहुत ही आवश्यक है। वो सब जो है इस बात को माने, जाने और सब जुड़े। ये कि बाबा साहब ने जो हमें मंत्र दिया था, हमें जो बाबा साहब ने जो शिक्षा दी थी कि हमें शिक्षित बनना है, संगठित रहना है, संघर्ष करना है। तो शिक्षित रहने का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री करके या डॉक्टर की डिग्री करके या सिर्फ जो है ग्रेजुएशन करके और नौकरी पा लेना, बच्चे पालने पोसने तक ही सीमित नहीं है। शिक्षित करने का मतलब ये है कि हमें हमारी आपस में क्या समस्याएं हैं, एक दूसरे के क्या प्रॉब्लम है, उनको शेयर करना है, एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को समझाना है, हमारी समस्या का समाधान किस तरह से होता है। ये हमें इंग्लिश में जो वर्ड है वो टू एजुकेट है। जो हमारे समाज की समस्याएं हैं, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो एट्रोसिटी की समस्या हो, चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की समस्या हो, जिस भी तरह की समस्याएं आ रही हैं, हम उन समस्याओं को जहां पर भी जाते हैं बात होती है, चर्चा होती है, लेकिन उस पर जो गहराई से चिंतन होना चाहिए, गहराई से चिंतन हम कर नहीं पाते हैं और इसीलिए उस बीमारी का इलाज ढूंढ नहीं पाते। जितने भी संगठन हैं, ये महासंघ है और भी देश में बहुत से ऐसे संगठन हैं जो सामाजिक समस्याओं के ऊपर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर इन चीजों का निपटारा करना चाहते हैं। मित्रों, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, उन चीजों को हम पूरा समय दूसरों को कोसने में निकालते हैं, दूसरों को गाली देने में निकालते हैं। हमें अपने अंतर्मन में भी झांकना चाहिए। जो आपके मन में एक बहुत बड़ी चीज, आप भगवान कहिए, परमेश्वर कहिए, जिसको जो भी मानता है, भगवान बुद्ध कहिए, एक ऐसी चीज आपको दी है, उसको हम जमीर कहते हैं। अगर उसमें हम रोज झांक लें तो हम उस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए और कौन से रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। साथियों, आज का समय हमारे ऊपर बड़े ही गंभीर समय है। आज की जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से दलितों के खिलाफ है। जब मैं शासन व्यवस्था की बात करता हूं तो खाली शासक पार्टी नहीं होती। जब मैं शासन व्यवस्था की बात करता हूं तो शासक पार्टी भी होती है, उसमें अपोजिशन भी होता है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है, उसमें मीडिया भी होता है, उसमें एनजीओ भी होता है, उसमें पूंजीपति वर्ग भी होता है और ये सब लोग आपको नेस्तनाबूद करने की पूरे षड्यंत्र कर रहे हैं। बाबा साहब इस देश के भाग्य निर्माता है। इस देश का यदि मॉडर्न भारत का निर्माता नेहरू को कहा जाता है तो जिस चीज के कारण नेहरू को जो मूल उद्योग के लिए कहा जाता है, नदी घाटी योजनाओं को जोड़ने के लिए कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय योजनाओं के लिए कहा जाता है, इसकी शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर 1942 में कर गए। उसके पीछे मूल बाबा साहब की सोच थी। बाबा साहब की सोच नहीं होती तो ये देश आज संसार की 10 बड़ी ताकत बनाए वो नहीं बन पाता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई वक्ताओं ने कहा है कि बहुत सारे संगठन बन गए हैं समाज के अंदर। हम भी समझते हैं कि हजारों की संख्या में संगठन है पूरे देश में, लेकिन उन संगठनों को एक इकट्ठा करने के लिए
ही हम लोगों ने ये कंसेप्ट तैयार किया था, कन्फेडरेशन का या फेडरेशन का बाद में हो गया। पहले कन्फेडरेशन बना था, उसके बाद फेडरेशन में बदल गया। ये कंसेप्ट इसीलिए तैयार किया गया था कि जितने भी देश के अंदर संगठन हैं, चाहे वो कर्मचारियों के हैं, चाहे वो नॉन कर्मचारी के हैं, समाज के अंदर कितने भी संगठन हैं, हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं और वो परिसंघ या महासंघ के माध्यम से ये शुरू किया गया। और मुझे खुशी है कि वो चीज जो उस वक्त बनी, जिसका बीज उस वक्त बोया गया, आज वो पेड़ बन करके चल रहा है। मैं सिर्फ एक मुद्दे तो बोलना चाहूंगा, बाकी सबसे बोले। इस देश के अंदर में बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन। अगर मैं पूछे कि करप्शन करा किसने, हमको करप्शन करने वाली स्थिति में कहीं नहीं, करप्शन करने वाली स्थिति में तो आप लोग थे, करप्ट तो आप। और बेसिकली स्थिति ये है कि इस देश में करप्शन जब तक नहीं हटेगा, जब तक कि मूल निवासी इस देश का निर्णय लेने वाली स्थिति में नहीं होगा। मैंने एक संसद को सुना था कहीं, उसने कहा आप हमसे क्या काम मांगोगे, आप हमें टिकट नहीं देते, हमें इलेक्शन लड़ाती पार्टी, हमें वोट मिलता पार्टी का, तो मैं आपसे एक भीख मांग रहा हूं आज। जब आपके वोट की कहीं कदर नहीं है तो इतना अधिकार आपके पास जरूर है कि जैसे बाबा कहते थे कि अगर देश में और मेरे सेल्फ में टकराव होगा तो मैं देश को प्यार करता हूं। अगर देश में और दलितों में कोई टकराव होगा तो मैं दलितों के साथ आऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और आह्वान करता हूं कि जो लोग जीत के जाते हैं बाबा की वजह से, अगर वो आपका काम नहीं करते तो उनको आराम से सोने मत दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। आज ये इंटरनेशनल दलित कॉन्फ्रेंस संसद ये मांग करता है कि 1950 से लेकर 2017 तक जो आर्टिकल 335 का एडमिनिस्ट्रेशन का करते हो, 2006 में आपने जजमेंट पास करते हो एम नागराज का, और 2017 में अभी डीओपीटी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दिया है कि भाई अपना अफर्मेटिव एक्शन लागू करेंगे। अगर जजेस इतना एफिशिएंट है तो 60,000 केसेस क्यों पेंडिंग है? जुडिशियल वॉच नाम का चीज कहां गया? अगर आप इतना एफिशिएंट है, जुडिशियल रिव्यू करते हो, जुडिशियल वॉच करते हो, 120 लोग लाइन पे रख के मर जाते हैं। वॉच किया भाई, आंखें क्या, जुडिशियल की आंखें कहां गई? आप कुछ नहीं बोलते, आप कुछ नहीं बोलते। जो 2500 केस डिलीवर करता है जस्टिस कर्नल, हिम का बच्चा, न्याय का युद्ध। उसके बाद बस सिंपली रोट ए लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज अ क्राइम। वही क्राइम होता है क्या? जब अंग्रेज थे तो रूलाल एक्ट लगता था बिना कोई कानून, भाई जेल में डाल दो। आज हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में 3000 जजेस की कुर्सी खाली है। आज 312 ऑल इंडिया सर्विसेज का आप क्यों फुलफिल नहीं करते? आपको सचेत होना है, उस चीज को ध्यान में रखते कि भाई क्या होने जा रहा है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। ये मेरी बात है। दूसरे ये है, 1 और 1 11 होते हैं, अगर एक को हटा दिया जाए तो अकेला रह जाता है। इसका मेरा कहने का मतलब है कि हम सब लोगों को मिलकर 11 बनकर रहना है, एक बन के ले रहना है, यूनिटी करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से आप आ गए हैं फिर कॉल पर आएंगे और यूनाइट होकर अपने मिशन को कामयाब करेंगे। जब हम पढ़ते थे तो हमें जीवनी पढ़ाई जाती थी हिंदी में, कभी मैथिली शरण गुप्त की, कभी महादेवी वर्मा की, कभी हमें रामधारी सिंह दिनकर की, जितने भी कवि हैं सबकी। लेकिन बाबा साहब का संविधान आज तक पाठ्य पुस्तकों में नहीं आया। ऐसी हमारी डिमांड होनी चाहिए इस सरकार से, चाहे वो देश की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, कि बाबा साहब को पाठ्य पुस्तकों में जरूर लाया जाए।
मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी सभी से ये गुजारिश करूंगा कि सरकार से ये डिमांड रखी जाए कि बाबा साहब को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी, जो सरकारी संस्थाओं में लोग सरकारी सुविधाओं का बेनिफिट उठाते हैं और जब हमारे समाज के बच्चों के साथ कंपटीशन की बात आती है तो उनके बच्चे हमारे बच्चों से कहीं आगे निकल जाते हैं। इसमें मेरा एक सुझाव ये भी है कि वो सरकारी अधिकारी जो सरकार के सभी सुविधाओं को लुप्त उठाता है, सरकारी मकान लेता है, सरकारी गाड़ी लेता है, सरकारी पेट्रोल लेता है, सरकारी यात्राएं करता है, तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा सकता? इसको कंपलसरी किया जाना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए इस चीज को कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को आरक्षण के लिए आपको कोई परहेज है तो आप केवल ये व्यवस्था कर दीजिए कि हमारे बच्चों को अपने साथ कंप्लीट करने के लिए अपने बच्चों को हमारे साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ा दीजिए। बैंकों की भी बात चल रही थी, मैं बैंक से बिलोंग करता हूं इसलिए मैं बैंकों की बात करूंगा। सभी मर्जर की बात हो चुकी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उनके एसोसिएट बैंक के साथ मर्जर हो चुका है, ऐसे ही दूसरे बैंकों के साथ भी मर्जर की बात चल रही है। साथियों, क्या मर्जर एक बैंक का लॉस होने से मर्जर होता है? ये आप लोगों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है जो अनाप शनाप बांटा जा रहा है। रिलायंस को 4% पे, 3% पे, 2% पे बांट दिया जाता है और वही रिलायंस मेट्रो का काम करती है तो 2100 और 2200 करोड़ का हर्जाना मांगती है कि मेरा इतना तो ब्याज बन गया 3 साल 4 साल के अंदर। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, 2 दिन पहले आया। बैंकों का 4% में पैसा लेकर के इतनी बड़ी बड़ी जो ये उद्योगपति हैं, ये इसी पैसे को 10% और 8% और 15% पे आगे चंदा सरकार को देती हैं और सरकार उससे ये व्यवस्था करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, समय बहुत कम है। बिल्कुल जो हमारी 5 शील हैं, दुनिया का हर व्यक्ति 5 शीलों को मानता है, इसलिए हम सबसे धनी हैं, सबसे अमीर हैं। अगर गरीब हैं, निर्धन है तो कहीं ना कहीं हमारा ही कसूर है, तथागत बुद्ध या बाबा साहब का कसूर नहीं है। बने हुए आज 20 साल हो गए हैं और 20 साल से सभी संगठनों का हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसमें चौधरी साहब का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा रोल है। इन्होंने सभी संगठनों को एक साथ यहाँ दिल्ली में इकट्ठा किया है। चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान से एक सामाजिक न्याय संदेश मासिक पत्रिका निकलती है, वो दौड़ नहीं रही है, वो चल रही है। पहले बंद थी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से उस पत्रिका को शुरू करवाया गया था। 50 उसके सब्सक्राइबर थे शुरू में, आज की तारीख में करीब 2000 हैं। उसे दोहराने के लिए 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। अगर उसका सब्सक्राइबर 10,000 हो जाएगा तो पत्रिका को जो लोग रोकना भी चाहते हैं वही नहीं रोक पाएंगे और वो पूरे देश में बाबा साहब के मिशन पे, बाबा साहब और इवन जैसा कि बालक राम जी ने ध्यान आकृष्ट किया कि यहाँ पे हमारे जो सामाजिक न्याय के जितने महापुरुष हैं सबकी तस्वीर यहाँ लगी है। उन पे ऊपर आर्टिकल से प्रेरित पत्रिका होती है। ऑनलाइन भी आप डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के साइट पे उसको देख सकते हैं। कि अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं तो हमें बाबा साहब को तो हम पूजते हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन भी चढ़ाते हैं, लेकिन हम बाबा साहब की बातों को मानते नहीं। हम रात और दिन हमारा 99% हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारा धन उस हिंदूवादी व्यवस्था को ही पोषण करने में लगा हुआ है। अगर हम उस हिंदूवादी व्यवस्था को छोड़ दें, उसको केवल उसका कोई प्रचार ना करें, केवल घर में बैठ करके हम शांत हो जाए, हिंदू आचरण को छोड़ दे तो व्यवस्था एक हफ्ते में धराशायी हो जाएगी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, शक्ति पुंज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, कर्म पुरुष बाबू जगजीवन राम को नमन करता हूं। सभी मंच पर उपस्थित मेरे मित्रों, भाई, नौजवान साथी, के.पी. चौधरी जी, बी.एस. भारती जी, अशोक कुमार जी और दूसरे कई जो साथी हैं जिनके प्रयासों से आज
मैं पहली बार इस हाल को भरा हुआ देख रहा हूँ। ये धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद इनके लिए मैं देता हूँ। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहने नहीं आया। परंपरा कुछ आज एहसास कर रहा हूँ जो पिछले 20-22 साल से देख रहा था। कुछ अब हाथ भीख मांगने की बजाय देने की जो परंपरा देख रहा हूँ, इससे मुझे कुछ लग रहा है कि मेरे समाज में कुछ परिवर्तन आए। क्योंकि हजारों वर्ष की गुलामी के बाद हम गुलामों के भी गुलाम रहे और हमें वो छोटनी खानी पड़ी, उतरनी पहनने पड़े। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें अपने अध्ययन के आधार पर जो प्रकाश दिया, रोशनी दी, और उनकी कुर्बानी भूलने नहीं जा सकती। जिन लोगों ने यहाँ पर छूत अछूत का जो बवंडर मचा रखा है, जातियों पर अलग अलग प्रकार के आचरण और व्यवहार को सुनिश्चित करने की कोशिश की, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। और इसी कारण से मैं समझता हूं, मैंने कई जगह इस मीटिंग में कहा है, अलग अलग जगहों में, कि देश को फिर से अगर महान देश बनाना है, जिसे संसार में कभी बहुत विराट और दुनिया को मार्गदर्शन करने वाला देश माना गया है, उसको अगर फिर से उस जगह में प्राप्त करना है, तो ये जब तक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का व्यक्ति पूरे देश में खड़ा ही नहीं हो जाता है, जब तक उसे प्रबुद्ध नहीं बनाया जाता, जब तक उसे सशक्त और इस देश को चलाने की स्थिति में हर जगह में उपस्थित हुआ नहीं बना दिया जाता है, तब तक हिंदुस्तान को उस महान देश के रूप में खड़ा करना संभव नहीं है। कि आज हमारे बच्चे, कोई एमए है, कोई पीएचडी है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, लेकिन उनको लड़कियां नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वाल्मीकि चाहता कि मुझे वाल्मीकि लड़की मिले, जाटव चाहता जाटव की लड़की मिले। लेकिन भाइयों, दलित और पिछड़ा समाज तो एक ही है, हम तो सारे भाई भाई हैं। हम इस ऊंच नीच को, भेदभाव को अगर समाप्त कर दें तो हमारी समस्याओं का समाधान भाइयों बहुत जल्दी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम आपस में ही हम इस भेदभाव को मिटा दें कि ये चमार है कि धोबी है। हम एक दूसरे की बेटियों को जो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, विचार अच्छे हैं, तो जल्दी से जल्दी समाज में उन्नति लाओ और देश को आगे बढ़ाओ और बाबा भीमराव अंबेडकर की नीतियों पर चलो। यही मेरी आपसे उम्मीद है। सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान की समीक्षा करने की बात लोग करते हैं, ऐसी हवा भी चल रही है। लोग कहते हैं कि जो लोग व्यवस्था के पोषक हैं, उन्होंने अपना संविधान बना लिया है, वो उसको स्थापित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग भारतीय संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, वो कम से कम पहले भारतीय संविधान के उद्देश्य को एक बार पढ़ लें। इस सम्मेलन में सहारनपुर के पीड़ितों की सहायता के लिए सहायता राशि देने का आह्वान किया गया और सम्मिलित प्रतिनिधियों ने उसी वक्त लगभग 2,60,000 की सहायता राशि इकट्ठा की और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन उसमें 7,40,000 रुपये जोड़कर 10 लाख की सहायता राशि सहारनपुर के दंगा पीड़ित दलित परिवारों को देगा।